नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में किया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। वीर शहीदों की शहादत पर किया पौधारोपण। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। बागेश्वर उपचुनाव का रण तैयार। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का इंतजार। जीत होने के लग रहे दावे। दिलचस्प हुआ उपचुनाव का मैदान। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दावा। आगामी चुनाव में भाजपा लहराएगी जीत का परचम। जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को मिल रहा लाभ। और उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। प्राकृतिक आपदा से 6,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। भरपाई के लिए बनाई जाएगी रणनीति। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। राजधानी देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रॉबर्ट्स केव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देश की आजादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को देश के प्रति समर्पित रहने की शपथ भी दिलाई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने अमृत वाटिका में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। अमृत वाटिका के लिए प्रदेश भर के अनेक स्थानों से कलश में मिट्टी भेजी जाएगी। कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में आमजन हिस्सा ले रहे हैं। अभियान इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। उन्होंने भी खुद 2 घरों में तिरंगा लगाया है। और एक अगर आप देखें, आज आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो सम्मान तिरंगे को मिला है पिछले वर्ष 15 अगस्त से मिला है। पहले ये होता था कि 15 अगस्त होता था तो लोग इंतजार करते थे कि हम पिकनिक जाएंगे, पर आज हर देशवासी घर में तिरंगा लगाता है और 15 अगस्त को मनाता है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। दोनों पार्टी क्या कुछ करने वाली है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बागेश्वर उपचुनाव का रण तैयार। कौन होंगे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार? भाजपा कर रही जीत का दावा। कांग्रेस के लिए उपचुनाव एक खास मौका। 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले सबकी नजरें बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर टिकी हुई है कि आखिर भाजपा और कांग्रेस किन किन चेहरों पर दांव खेल सकती है। हालांकि बागेश्वर उपचुनाव में शहमात का खेल भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने जहां 2022 में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके रंजीत दास को पार्टी में शामिल करा दिया है, जिससे माना जा रहा है कि भाजपा ने कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल था। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा चंपावत की तर्ज पर बागेश्वर उपचुनाव को लड़ेगी और 94% से ज्यादा मत हासिल करने का लक्ष्य के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, जैसे ही प्रत्याशी घोषित होता है उसकी जानकारी हम आप सबको देंगे। नामांकन तिथि हमने तय कर दी है। 16 तारीख को नामांकन बागेश्वर में होगा। माननीय मुख्यमंत्री नामांकन के अवसर पर रहेंगे। मेरा स्वयं का भी उससे पूर्व 4 दिन का दौरा मेरा वहाँ रहने वाला है। तो अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारा ये नामांकन रहेगा। और उसी दिन एक मैसेज पूरे बागेश्वर में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। हरिद्वार की जो रणनीति थी, उसी रणनीति के आधार पर हम बागेश्वर की चुनाव को एक तरफा जीतेंगे। भाजपा जहां कांग्रेस नेताओं को तोड़कर बागेश्वर उपचुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के साथ ही जीत की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बागेश्वर उपचुनाव को मजबूती से लड़ने की बात कह रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे बसंत कुमार को कांग्रेस पार्टी ने अपने पाले में शामिल करा दिया है और माना जा रहा है कि बसंत कुमार पर ही पार्टी उपचुनाव का दांव खेल सकती है।
आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पिछले यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किस उम्मीदवार के पाले में कितने वोट आए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बसंत कुमार 16,000 के करीब वोट लेकर आए थे, जबकि रंजीत दास जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 20,000 के करीब वोट हासिल किए थे। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे चंदन रामदास 26,000 के करीब वोट लेकर आए थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति है कि बसंत कुमार को पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारती है। इस वक्त कहा जा सकता है कि बसंत कुमार पर कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई है। आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आज ज्वाइन किया है और अभी क्योंकि पुराने पैनल में उनका नाम हट के अब नया पैनल पार्टी का बन रहा है और निश्चित रूप से उनका नाम भी पैनल में होगा और जो निर्णय पार्टी का होगा, बसंत कुमार जी ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो सबके लिए होगा और पार्टी जो भी निर्णय करेगी सोच समझ कर करेगी। बागेश्वर उपचुनाव की जंग बेहद रोचक होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, तो वहीं जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार उत्तराखंड में गिरता हुआ नजर आ रहा है, उस गिरते जनाधार को बचाने के लिए कांग्रेस के पास बागेश्वर उपचुनाव का मौका किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार दोनों दलों के उम्मीदवार कौन होते हैं और कौन उपचुनाव में फतेह हासिल करेगा। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का मंगलौर नारसन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना परचम लहराएगी। आम जनता ने सरकार की योजनाओं का सहारा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व में बढ़ते वर्चस्व से एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। पार्टी उत्तराखंड के अंदर पांचों की पांचों सीटें जीतेगी, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश आज विकास की मुख्य धारा में चल रहा है और संसार में अपना नाम कर रहा है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए में खड़े हुए हैं, उस समय खड़े हैं जहां पाकिस्तान दाने दाने से मोहताज है। हम 80 करोड़ को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। जहां लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये की वैक्सीन इंग्लैंड, जापान, फ्रांस ने दी है, अपने देश को नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने का काम किया है। ऐसे अनेक योजना के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में यूथ कांग्रेस ने महिला एम्पावरमेंट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। यूथ कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शक्ति सुपर शी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने बताया कि कांग्रेस राज्य के हर जिले में महिलाओं के साथ तिरंगा लहराएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को दृढ़ करना है। यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ता अनुकृति गुसाई ने बताया कि कांग्रेस अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही है। अनुकृति ने अंकिता हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की जनता वीआईपी का नाम जानना चाहती है। देखिए, 27 तारीख को इसको बेंगलोर में लॉन्च किया गया था। हमारे भारतीय युवा कांग्रेस का एक बेहतर भारत की बुनियादी कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। महिलाओं को राजनीति में किस प्रकार उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, जिस प्रकार से भी 33% महिलाओं को भारतीय युवा कांग्रेस में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि अपनी जो हमारी बहनें हैं या माताएं, उनको सशक्त किया जाए। उनको जो लोग घर पे बैठे हैं राजनीति करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से करें, तो इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए, मैं सोचती हूँ कि अगर हम आज के परिपेक्ष में जो परिस्थितियाँ पूरे देश के अंदर हैं या हमारे प्रदेश के अंदर अगर उसे देखते हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ। और जब भी हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिला की अस्मिता के बारे में बात करते हैं, और जिस तरीके की घटनाएं, जो घटनाक्रम हमने अपने प्रदेश में देखा या आज देश के अंदर देख रहे हैं, चाहे मणिपुर का किस्सा हो या हमारी पहलवान जो बहनें रही हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, उस किस्से को देखें, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और आज आवश्यक भी है। दूसरी चीज़ मैं जो महत्वपूर्ण रूप से मेंशन करना चाहती हूँ, ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज अगर भारतीय युवा कांग्रेस ने इसको लॉन्च किया है तो उन सारी बहनों को मद्देनजर रखते हुए किया है।
उत्तराखंड में इस मॉनसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन लेने के लिए केंद्रीय टीम आई। भारत सरकार की टीम ने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के आपदा स्थलों का निरीक्षण किया। केंद्र से आए डेलीगेशन ने हरिद्वार सहित आपदा घोषित कई इलाकों में स्थलीय निरीक्षण किया है। अब केंद्र सरकार उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति तैयार करेगी। इसी आधार पर उत्तराखंड को डिजास्टर रिलीफ फंड भी केंद्र सरकार जारी करेगी। केंद्रीय टीम के दौरे को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि भारी बारिश से करीब 650 करोड़ का नुकसान हुआ है और लगातार बारिश के कारण इस आंकड़े में इजाफा हो सकता है। रेड अलर्ट अभी उन्होंने जारी किया 14 तारीख तक का। इसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे हवा का दबाव चेंज होता है, लेकिन हमारी टीम SDRF, NDRF, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम तैयार है। हमारी 2 हेलीकॉप्टर लगी हुई है। कहीं भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें जो भी दिक्कत आएगी उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। पहाड़ों पर बरसात आफत की तरह बरस रही है। आलम यह है कि नदी नाले उफान पर है। हल्द्वानी में नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते ग्रामीण इलाकों में भू कटाव हो रहा है। लालकुआं तहसील के बिंदुखत्ता में गौला, चोरगलिया और नधौर नदी ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। नदी के बहाव में उपजाऊ मिट्टी बह गई है। कटाव की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण तटबंधन बनाने के साथ ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं डीएम का कहना है कि प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। देखिए, बिंदुखत्ता बेसिकली वन भूमि पर बसा हुआ जो है बसासत है और वहाँ पे गोला नदी के द्वारा कुछ कटाव किया गया जिससे कुछ लोगों के खेतों का नुकसान हुआ है और कुछ सरकारी वन जो था उधर उसका भी नुकसान हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। और चूँकि वन भूमि है तो इसमें कोई मुआवजा आदि तो दे नहीं है, लेकिन हाँ अहेतुक राशियाँ जो प्रभावित परिवार थे मकानों में जिनकी दिक्कत आई है, पानी भरा है, उनको ज़रूर लालकुआं तहसील में जो है अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया। देहरादून नगर निगम के 100 वार्ड में करीब 5000 पोल ऐसे हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिस कारण शहर के अधिकांश वार्ड में अंधेरा पसरा रहता है। पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। वार्ड में स्ट्रीट लाइट के न होने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग स्ट्रीट लाइट की मांग कर रहे हैं। करीब 4 से 5 हज़ार पोल्स नगर निगम के द्वारा गत वर्ष में लगाए गए हैं, जिसका स्ट्रीट लाइट्स जिस पे नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने का ऑर्डर पिछले वर्ष ही हमारे यहाँ जो कंपनी से अनुबंध है EESL सरकारी कंपनी है उसके साथ ऑर्डर दे दिया गया था। कुछ कंपनी की तरफ से लापरवाही रही है, विभिन्न मैटर्स में हमने उन पर पेनल्टीज़ भी लगाई हैं और वर्तमान में बरसात के कारण पुनः जो है वो नए पोल्स पे लाइट लगाने की गति जो है धीमी है, परंतु कंपनी के द्वारा काम पुनः चालू कर दिया गया है नई लाइट्स लगाने का। और मेरे को आशा है कि जैसे थोड़ा बारिश से रिलीफ मिलता है तो उसमें काम तेज़ी से हम लोग पूरा कर पाएंगे। देहरादून में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। दरअसल एक अज्ञात साइबर ठग ने एक व्यक्ति को फोन करके उनके बेटे द्वारा किसी का एक्सीडेंट करने की सूचना दी। इस एक्सीडेंट को सेटलमेंट के लिए उससे पैसे भी मांगे गए। व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनके बेटे की आवाज में बात भी की गई। इस पूरे मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि अज्ञात द्वारा फोन पर बेटे के एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर सेटलमेंट के नाम पर 6,40,000 रुपए की ठगी की गई है। अपराधियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ये एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना बसंत विहार में, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनके पास एक फ़ोन कॉल आई थी फ्रॉड स्टोर्स से, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया था कि उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद कतिपय नंबरों से उनको जो है ग्रुप व्हाट्सएप कॉल में जोड़ते हुए उनके बेटे की आवाज़ में बात भी करवाई गई थी, जिसके बाद सेटलमेंट के नाम पर उनसे लगभग 6.5 लाख रुपए ले लिए गए हैं। इसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून में किया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। वीर शहीदों की शहादत पर किया पौधारोपण। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। बागेश्वर उपचुनाव का रण तैयार। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का इंतजार। जीत होने के लग रहे दावे। दिलचस्प हुआ उपचुनाव का मैदान।
भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दावा, आगामी चुनाव में भाजपा लहराएगी जीत का परचम, जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को मिल रहा लाभ। और उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, प्राकृतिक आपदा से 6,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, भरपाई के लिए बनाई जाएगी रणनीति।